जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं। यूनिट 2 है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसको हमने बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में, स्टेज एंड एरियाज में, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, डेवलपमेंट एंड इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ बेसिकली क्या है? ग्रोथ का मतलब होता है जब growth represents the physical change of an individual. Growth term represent a purely physical sense of a person, height, weight, size and length, etc. So growth का जब भी बात होता है तो growth बेसिकली क्या है? एक क्वांटिटेटिव टर्म में हम growth शब्द का यूज करते हैं। सो ग्रोथ डील करती है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मीन्स क्या है कि जैसे हम देखते हैं किसी का साइज बढ़ गया, किसी की हाइट पहले से ज्यादा हो गई, तो वो सब कुछ यानी कि फिजिकल चेंज जो है वो ग्रोथ कहलाता है। इट स्टार्ट विथ कंसेप्शन दैट एंड्स इन सम पर्टिकुलर एज, है ना। तो ये किसी एक एज से स्टार्ट होता है और एक पर्टिकुलर यानी कि जैसे ही मेच्योरिटी आती है वैसे ये एंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी पौधे का अगर हाइट बढ़ रहा है तो बढ़ते बढ़ते एक टाइम आता है कि वो आपका स्टॉप हो जाता है। ऐसे ही अगर हम लोगों की भी बात करें तो हम लोगों की जो हाइट है वो बेसिकली आप देखेंगे कि एडोलसेंस तक ही हमारी हाइट बढ़ती है और उस एक पर्टिकुलर मेच्योरिटी पे आके वो खत्म हो जाती है। तो हरलॉक ने हैज डिफाइंड ग्रोथ एज अ चेंज इन साइज इन proportion, disappearance of old features and acquisition new ones। तो इसको हम ग्रोथ बोलते हैं। इसके साथ दूसरा इसका पहला कंसेप्ट होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो ओवरऑल हमारी लाइफ चलता रहता है। ओवरऑल चेंज इन शेप, है ना, पूरा का पूरा अगर हमारे शेप में चेंज होता है, हमारे स्ट्रक्चर में चेंज होता है, हमारे फंक्शन में चेंज होता है, तो ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है एंड क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ भी डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों इसका नेचर है। बेसिक अगर देखते हैं तो इसका बेसिकली जो नेचर है वो क्वालिटेटिव है, लेकिन ग्रोथ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। दैट्स वाई वी कैन से इट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, एक मेच्योरिटी पे आप के रुकती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये स्टार्ट होता है एक बार जब हम बॉम्ब में होते हैं मदर के, और एंड होता है जब हम मर जाते हैं। तो इस तरह से बॉम्ब से टॉम तक का जो सफर है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। इसको हरलॉक ने एक और डेफिनेशन दी है कि प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज दैट occurs in an orderly predictable pattern as a result of maturation and experience, it's called development। ग्रोथ और डेवलपमेंट का थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं ताकि हमें चीजें याद रहें। ग्रोथ हैज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इन वेट, एज, साइज एंड हैबिट। डेवलपमेंट को हम बताते हैं पर्सन ग्रोथ इज विजिबल इन रिलेशन टू द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल फैक्टर। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे पर्सन का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है एंड सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। क्वांटिटेटिव टर्म में जब इम्प्रूवमेंट होता है वेट में, हाइट में, तो ग्रोथ होता है, और जब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों चीजों में चेंज होता है तो उसको डेवलपमेंट कहते हैं। थर्ड देखते हैं, ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन लेवल। पर्सन हाइट एक ग्रो है, वो एक एज तक, सर्टेन एज तक ग्रो होती है। बट डेवलपमेंट जैसे ये है कि मान लीजिए आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप किसी भी एज में कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो किसी भी एज टर्म में आके रुकता नहीं है। ग्रोथ चेंज एंड फिजिकल चेंज ऑफ अ पर्सन, but development on the other hand, development change the character of a person। growth limited happen at a particular point at time, but development is not limited। ये हमारी टाइम और एज के साथ, जैसे जैसे हमारी टाइम पीरियड बढ़ता है या एज बढ़ती है, वैसे वैसे डेवलपमेंट भी कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। ग्रोथ हमेशा स्ट्रक्चर्ड होती है बट डेवलपमेंट फंक्शनल होता है। फंक्शनल मतलब कि हमें दिखेगा कि ये ऐसा हुआ है, किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं होता है। ग्रोथ इज फ्लुएंस्ड बाय डेवलपमेंट बट डेवलपमेंट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन ग्रोथ, है ना। ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। अगर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि किसी की ग्रोथ बहुत अच्छी है तो उसका डेवलपमेंट भी उतना अच्छा होगा। एग्जाम्पल के लिए कि किसी बच्चे का मान लीजिए हाइट बहुत अच्छा है, ये जरूरी नहीं है कि उसकी इंटेलिजेंस अच्छी हो। लेकिन हाँ, ये कभी कभी देखा जाता है कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा देखा जाता है। तो इस तरीके से वी कैन डिवाइड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम कंपेयर करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जब भी बात आती है प्रिंसिपल की तो हम इस प्रिंसिपल को अलग अलग नहीं समझते, हम दोनों को एक ही साथ समझते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द following principles: principle of continuity, principle of integration, principle of lack of uniformity in the development rate, and principle of individual differences and principle of uniformity pattern। तो ये कुछ क्या है?
प्रिंसिपल हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी कि पहले हमारा जनरल डेवलपमेंट होता है, फिर धीरे धीरे हमारा स्पेसिफिक डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही आप देखेंगे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बेसिकली इंटरेक्शन होते हैं, इसमें से किसी का भी रोल कम और ज्यादा नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है इंटर रिलेशन की, यानी कि बाकी जो ग्रोथ है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। एक होता है दो, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट हैं, एक हो सीओ फेलो कैजुअल एंड प्रॉक्सी डिजिटल, यानी कि जो भी हमारी ग्रोथ होती है वो आप देखेंगे कि एक सेंटर से है ना, कि हमारा हाथ बढ़ेगा तो हमारा सर की तरफ से होती है, यानी कि पैरों से लेके आपका सर से पहले सर डेवलप होगा, फिर हाथ, फिर पैर, इस तरीके से आप देखेंगे सर से पैर की तरफ से हमारा हेड टू टो जो है वो हमारा डेवलप ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कि सेंटर से, है ना, कि पर्टिकुलर सेंटर से, कि कुछ लोगों में ग्रोथ जो देखी जाती है कि पहले सिर बनेगा, फिर पैर बनेंगे, फिर हाथ बनेंगे, फिर आपका बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा, फिर धीरे धीरे पैरों की तरफ से ग्रोथ होती है। दूसरा एक डेवलपमेंट ये कहता है कि सेंटर में, है ना, नियर बाई जो भी हमारा प्रॉक्सिमल, यानी कि जैसे अगर आपका टमी है तो जो आपका बॉडी का एरिया है, तो बॉडी के आसपास के एरिया की ग्रोथ जो है वो, यानी कि दूर से पास का सिद्धांत जो होता है, यानी कि नियर टू, आपका निकट से दूर का सिद्धांत, यानी कि पहले पास की चीजें, नियर वाले जो ऑर्गन्स होंगे वो डेवलप होंगे, फिर धीरे धीरे बाद के ऑर्गन डेवलप होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि हम यहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो हम कह देते हैं कि तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। स्पाइरल वर्सल लीनियर एडवांसमेंट, ठीक है, कुछ चीजों में आप देखेंगे कि ग्रोथ और डेवलप स्पाइरल फॉर्म में होता है, कहीं पे लीनियर होता है, लीनियर मतलब वन लाइन में, स्पाइरल मतलब जैसे आपकी छल रिंग्स बनती हैं लाइक दैट। तो ये कुछ यहाँ पर क्या है, सिद्धांत थे, प्रिंसिपल थे। अब बात करते हैं हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की। तो यहाँ पर जो स्टेजेस हैं वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग, जो भी आपके थिंकर्स हुए हैं उन्होंने अलग अलग बताया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। सबसे बात करते हैं प्री नेटल, यानी कि बर्थ, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, यानी कि जहाँ से स्टार्ट होने से लेके जब तक हमारा बर्थ होता है उसको प्री नेटल स्टेज बोलते हैं। फिर आता है सबसे बच्चा जब पैदा हो जाता है 0 से 2, तो उसको इन्फेंसी। देन आपका चाइल्डहुड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। देखिए जो इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं, जिस एग्जाम को आप देने जाने, वहाँ इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि यहाँ पे आपको बस मैच करना होगा कि एडल्टहुड का एज क्या है, अर्ली चाइल्डहुड किसका है, तो यहाँ पर इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो ये हो गया यहाँ पे कि अर्ली चाइल्डहुड, ये सारे एज हो गए। अब बात करते हैं एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो ये 3 एरिया बेसिकली होते हैं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या कहलाता है, जब बात करते हैं छोटे बच्चे की, इन्फेंसी जो एज होता है, जो बहुत छोटा बच्चा होता है जस्ट आफ्टर बर्थ, तो सबसे पहले वो क्या करता है, टर्निंग द हेड एंड ओपनिंग द माउथ थ्रू आर्म्स एंड, तो आप देखेंगे कि वो हर चीज को क्या होता है, छूकर टच करके मुंह में ले जाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस होता है, यानी कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो फिंगर्स को मुंह में डालेंगे, आप देखेंगे। तो ये क्या हो गया, इन्फेंसी। यहाँ पे फिंगर्स को मुंह में ले जाना किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो इसको इसलिए इसको बोलते हैं, इसे जीन पियाजे ने बोला है कि ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस एज, यानी कि बच्चे ऑब्जेक्ट को मुंह में डालने की कोशिश करेंगे, ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, समझेंगे। फिर जब मोटर थोड़ा थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, फिर वो मूव करना स्टार्ट करता है, मूविंग उसका होता है। तो यूज ऑफ आर्म्स, लेग्स, मूविंग अराउंड द कॉन्फिडेंस एंड मोर पर्पसफुली। तो यहाँ पे जब चाइल्डहुड में बच्चा जो भी एक्ट करता है वो पर्पसफुली करने लगता है। इन्फेंसी एज में पर्पज नहीं होता है, बस उसको क्या करना है कि धीरे धीरे चीजों को सीख रहा होता है। एडोलसेंस में बच्चा बहुत ज्यादा फिजिकली और मेंटली मेच्योर हो चुका होता है, तो यहाँ पर उसकी जो वेट, हाइट, बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरी मेच्योरिटी को हम ले चुके होते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो आपकी अच्छी हो चुकी होती है। मस्कुलाइन फेमिनाइन करेक्टर आपको दिखने लगेंगे, है ना, कि जो लड़कों को लड़का लड़की बचपन में तो एक जैसे दिखते हैं, आप फेस देखेंगे तो एक एक जैसा फेस दिखेगा एक, और लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाएंगे, तो लड़कों के दाढ़ी आ जाना, है ना, पिंपल्स आ जाना, ये जो सारी आपको करेक्टरिस्टिक हैं वो आपको धीरे धीरे एडोलसेंस में दिखने लगेंगे। इसके बाद आप बात करें अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, तो छोटे बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या है कि छोटा बच्चा की ऑब्जेक्ट परमानेंट, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत पूछा जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, इन्फेंट स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू फैमिलियर फेसेस एंड वॉइस।
तो बच्चा क्या करता है, मम्मी को पहचानता है, पापा को पहचानता है, धीरे धीरे वो पहचानना शुरू करता है और यहाँ पर वो मेंटली रिप्रेजेंट करने लगता है सिंबॉलिक, जैसे एप्पल दिखाएंगे या एप्पल, एलिफेंट पूछेंगे कि एलिफेंट कैसा होता है, तो आप उसको पिक्चर भी दिखाओगे तो वो धीरे धीरे समझने लगता है। एडल्ट सेंस में हम यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग करने लगते हैं, आइडियलिस्टिक हो जाते हैं और धीरे धीरे हम हीरो बनने की कोशिश करने लगते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरह के आपके अंदर करेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो छोटे बच्चे के अंदर तो ऐसा कोई सोशल करेक्टरिस्टिक नहीं होता है, जब सबसे इन्फेंसी जो एज होता है, जो चाइल्डहुड होता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर के साथ रहना चाहता है और मदर की कंपनी को ही इंजॉय करना चाहता है। चाइल्डहुड में बच्चा थोड़ा थोड़ा फैमिली और जो भी रिलेटिव्स हैं, जो पीयर्स हैं, उनके साथ खेलना चाहता है, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर सोशल चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। एडल्ट सेंस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हम अपना लीडर डिसाइड कर लेते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड कर लेते हैं, अपना रिलीजन को समझने लगते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे जो मैच्योर्ड चेंज होते हैं वो एडल्ट सेंस में ही होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस बेसिकली, इंटेलिजेंस जिसको बुद्धि बोलते हैं, इंटेलिजेंस द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। इट इज एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। तो कोई कहता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, दैट मीन्स कि वो किसी चीज़ को अच्छी तरीके से, आपसे अच्छी तरीके से जज कर रहा है, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहा है और किसी भी चीज़ पे रीजन अच्छे से कर रहा है। विनय के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इट इज़ अ ग्लोबल एंड एग्रीड कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरनमेंट। अगर कोई पर्सन अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से सोच सकता है, एक्ट करता है किसी पर्पस के लिए और इफेक्टिव तरीके से उस इन्वायरमेंट में रह सकता है, अपने आप को सर्वाइव करा सकता है, तो कहेंगे कि ये एक इंटेलिजेंट पर्सन है। विनय वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिकल हु वर्क ऑन इंटेलिजेंस। तो विनय ने सबसे पहले काम किया था। इसमें एक डेफिनेशन है, देखिए वेस्लर की डेफिनेशन है, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, टू रीजन वेल, टू रिमेंबर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड टू कॉप अप विद द डिमांड्स ऑफ डेली लिविंग। तो ये डेवलप वेस्लर की डेफिनेशन है। इसके अलावा intelligence is the ability to think abstractly, understand complex ideas, adapt effectively to the environment, learn from experience, and engage in various form of reasoning and problem solving। ये रॉबर्ट स्टेनबर्ग की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे कई सारी थ्योरीज हैं, जिसमें सबसे पहले आती है वन फैक्टर थ्योरी या उसको यूनि। तो सबसे पहले जो थ्योरी विनय ने दी थी उसका नाम था यहाँ पर वन फैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी, कुछ भी आप कह लीजिए, उसके बहुत सारे नाम हैं। तो बेसिकली यूनिफैक्टर उसको बोलते हैं। यूनिफैक्टर का मतलब कि बुद्धि क्या है, तो इसको विनय ने दिया था कि यहाँ पर बुद्धि क्या है, सिर्फ कोई एक फैक्टर है जिससे ये सारी चीजें चलती हैं। उस बात को आगे डिनाई किया चार्ल्स स्पीयरमैन ने। उन्होंने कहा नहीं, बुद्धि जो है वो टू फैक्टर्स में डिवाइड है, जिसमें वन फैक्टर जो आपका जनरल फैक्टर है, सेकंड फैक्टर आपका स्पेसिफिक फैक्टर, जिसको जी और एस के नाम से जाना जाता है। इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं जी फैक्टर और एस फैक्टर पे, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर जी जो फैक्टर है वो हम अपनी प्राइमरी जो भी हमारी लाइफ है, जो भी हमारी जनरल चीजें होती हैं उसमें हम अप्लाई करते हैं। जो हमें कोई स्पेशल काम करना होता है तब हम अपने एस फैक्टर का यूज करते हैं। इसके बाद आता है आपका पर्सनैलिटी, और यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी है इंटेलिजेंस की, आप चाहें तो मेरे वीडियोस देख सकते हैं इंटेलिजेंस पे और भी। लेकिन इसमें अगर हम और सारी, जैसे आपकी टू फैक्टर थ्योरी है, वन फैक्टर थ्योरी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस है, सोशल। सो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटेलिजेंस की सिर्फ दो ही थ्योरी है, वैसे तो बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ टू फैक्टर थ्योरी है जो आपका स्पीयरमैन ने दिया था, बाकी यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी आपको नाम पता होने चाहिए, तो इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि पर्सनैलिटी में कंसेप्टेड थ्योरी दी हुई है ओनली। तो बहुत छोटा सिलेबस है आपका बेसिकली। चलिए देखते हैं पर्सनैलिटी क्या है। और पर्सनैलिटी जो है वो परसोना शब्द से आया है, ठीक है। Personality is the unique set of psychological traits and mechanisms within the individual that influence their pattern of thought, emotions, and behavior across different situations over time. Theories of personality की बात करें तो frameworks and models that attempt to explain the structure and development of an individual personality. These theories seek to describe the pattern of thoughts, feeling, and behavior that make up an individual personality and to understand how these patterns develop and change over time. तो इस तरीके से पर्सनैलिटी की बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिसमें सबसे पहली जो थ्योरी थी वो थी आपकी टाइप थ्योरी, यानी कि हम किसी की पर्सनैलिटी को उसकी बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग बताते थे। अगर कोई मोटा है तो खुश रहता है, पतला है तो गुस्सा आता है, इस तरह से। लेकिन ट्रेट थ्योरी जो है वो अच्छी एक थ्योरी है, जो हमें ये बताती है कि किसी भी पर्सन के अंदर जो करेक्टरिस्टिक होती हैं, यानी कि जो उसकी यूनिकनेस है, जो उसकी विशेषताएं हैं, उनको हम ट्रेट बोलते हैं, किसी की करेक्टर की
जो मेजर उसकी एरियाज हैं, है ना. सो द ट्रेट अप्रोच टू पर्सनैलिटी इज वन ऑफ द मेजर थ्योरेटिकल एरिया इन द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी. ट्रेट थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी आर कंपोज्ड ऑफ ब्रॉड डिस्पोजिशन. सो व्हाट इज अ ट्रेट? ट्रेट क्या होता है? ट्रेट इज अ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक दैट मीट्स थ्री क्राइटेरिया. It must be consistent, stable and vary from person to person. Based on this definition, a trait can be thought of as relatively stable characteristic that causes individual to behave in a certain way. इस थ्योरी को देने वाले थे गोल्डन आलपोर्ट. इसको बिल्कुल याद करके जाइए, 100% इससे क्वेश्चन जरूर आएगा. तो गोल्डन आलपोर्ट ने 1897 में ये थ्योरी दी थी जो ट्रेट थ्योरी कहलाती है. 1936 में सॉरी इन्होंने जो थ्योरी दी थी, ये बॉर्न हुए थे 1897 में और इन्होंने थ्योरी दी थी 1936 में. इन्होंने बताया कि हर किसी की पर्सनैलिटी में कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो उसकी पूरी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. और उन्होंने इस तरीके के कम से कम 4500 ट्रेट्स की लिस्ट बनाई थी. तो आलपोर्ट की जो ट्रेट थ्योरी है, इस पे 3 ट्रेट हैं बहुत इंपॉर्टेंट: कार्डियल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट. हिंदी में बोलते हैं इसको गॉड. सेकेंडरी मतलब गॉड, सेंट्रल का मतलब मेन और कार्डियल का मतलब जो उसकी पर्सनैलिटी को सबसे ज्यादा यहाँ पर डिफाइन करते हैं. कार्डियल ट्रेट्स आर रेयर ट्रेट्स एंड डोमिनेटिक, यूजुअली डेवलपिंग लेटर इन लाइफ. दे ट्रेंड टू डिफाइन अ पर्सन टू सच एन एक्सटेंड इन देयर नेम्स बिकम सिनोनिम्स देयर पर्सनैलिटी. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं उनका जो ट्रेट की वजह से, यानी कि उनके अंदर जो कार्डिनल ट्रेट था उसी की वजह से उनको जाना गया था. सेंट्रल ट्रेट की हम बात करें, सेंट्रल ट्रेट कौन सा ट्रेट होता है? जैसे इसमें हम किसी पैगंबर, किसी ईसा मसीह या किसी राम कृष्ण, इन सब का नाम दे सकते हैं. सेंट्रल ट्रेट की अगर हम बात करें तो सेंट्रल ट्रेट कैसे होते हैं? जो आपकी पर्सनैलिटी का फाउंडेशन बताते हैं. जैसे कोई पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, कोई बहुत ऑनेस्ट है, कोई बहुत शाई है. तो इस तरह की जो सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं जो डोमिनेट करते हैं, उनको हम यहाँ पर मेजर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं आपकी किसी भी पर्सनैलिटी में, उसको हम सेंट्रल ट्रेट कहते हैं. सेकेंडरी ट्रेट वो होते हैं जो आपके दोस्त आपके बारे में कह सकते हैं कि वो बहुत खाना खाता है ना, वो सोता बहुत है. सो सेकेंडरी ट्रेट आर समटाइम रिलेटेड टू एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन. किसी भी पर्सन का क्या एटीट्यूड है उसको बताते हैं. जैसे कोई टीचिंग बहुत अच्छी करता है तो ये उसका सेकेंडरी ट्रेट कहेंगे, है ना. वो पब्लिक में बहुत अच्छा बोल लेता है तो ये भी उसका सेकेंडरी ट्रेट है. तो बेसिकली सेकेंडरी ट्रेट वो ट्रेट है जिसके बारे में सब जान रहे होते हैं आपके बारे में और बेसिकली आपके फ्रेंड्स. और सेंट्रल ट्रेट वो होते हैं जो जैसे ऑनेस्ट है, कोई पर्सन बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है तो उसकी ऑनेस्टी की वजह से हम उसको जानते हैं. कोई पर्सन जैसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उसको हम उसकी इंटेलिजेंस की वजह से जानते हैं. कोई बहुत शाई है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, तो ये उसका सेंट्रल ट्रेट है. कार्डिनल ट्रेट वो होता है जिसकी वजह से आपका इतिहास में नाम लिया जाता है, ठीक है, आपका रेफरेंस दिया जाता है, तो उसको हम यहाँ पे कार्डिनल ट्रेट्स बोलते हैं. पर्सनैलिटी को ये जो फैक्टर्स थे उसी के आधार पर कैटल ने थ्योरी दी थी और इन्होंने यहाँ पे 16 प्राइमरी फैक्टर थे. 16 प्राइमरी फैक्टर को इन्होंने यहाँ पे कहा था कि इनको हम पीएफ, जो आपके प्राइमरी फैक्टर हैं पीएफ, उसके द्वारा हम किसी की पर्सनैलिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं. तो ये टोटल जो थे वो 16 फैक्टर थे जिसके द्वारा किसी की पर्सनैलिटी को मापा जा सकता था. So Kettle का number of surface trait, the result out of interaction of source trait, he developed a test called 16 personality factor. तो इन्होंने 16 PF टेस्ट डेवलप किया और इस 16 PF टेस्ट के द्वारा हम किसी पर्सनैलिटी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं. इसके अलावा आइसजेंग की थ्योरी है पर्सनैलिटी में. आइसजेंग की जो थ्योरी है वो 2 ब्रॉड डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, यहाँ पे बायोलॉजिकल एंड जनरल फैक्टर. तो आइसजेंग की थ्योरी भी आपकी ट्रेट थ्योरी कहलाती है जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है. तो यहाँ पे सिर्फ ट्रेट थ्योरी की बात कर रहे हैं तो गोल्डन आलपोर्ट हो गए, आइसजेंग हो गए और हमारे एक कैटल हो गए जिन्होंने इसको मापने के लिए दिया था. और ये कौन कौन सी है? तो उन्होंने न्यूट्रिशियंस, न्यूरोटिकिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी. It referred to the degree to which people have control over their feelings. At one extreme of the dimension, we find people who are neurotic. They are anxious, moody, touchy, restless and quickly lose control. दूसरे तरह के कैसे होते हैं? जो इमोशनल होते हैं वो काम होते हैं, टेम्पर्ड होते हैं, रिलायबल होते हैं और अंडर कंट्रोल होते हैं. इसमें दूसरा इन्होंने बताया एक्सट्रोनियस वर्सेस इंट्रोवर्जन. यानी कि कुछ लोग होते हैं जो सोशल बहुत ज्यादा लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, जल्दी बात करते हैं, तो उसको एक्सट्रोवर्जन बोलते हैं.
और कुछ लोग होते हैं जो क्वाइट रहते हैं, शांत रहते हैं, किसी से रिजर्व रहते हैं, पैसिव रहते हैं, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, उनको हम इंटू स्पेसिफिक पर्सन बोलते हैं। तो आइजनक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर इज द टेस्ट विच यूज स्टडिंग दीज डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो इनका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसके द्वारा हम यहाँ पर पर्सनैलिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं। 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी भी आया है, ये पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट McCulloch करेंगे। थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जिसमें आपका कनेक्टिविज्म है, फैक्टर अफेक्टिव लर्निंग है, जिसमें ये सारी चीज़ों को हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद ये आपकी बाकी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे 1 बाय 1 कवर हो जाएंगी। गाइस, एक चीज़ कहनी है, अगर किसी को नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ विनय सर से यहाँ पे कांटेक्ट कर लें, और विनय सर का मैं आपको नंबर दे देती हूँ। ये विनय सर का नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर नोट्स।